अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 के पार्ट बी की तरफ, जिसका ताल्लुक एक्सेल से है। और यहाँ पे आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें कुछ नेम्स हैं और बेसिक पेस की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने खुद निकालना है। अब आपके सामने नीचे सवाल भी मौजूद है, तो सवाल के हिसाब से हम यहाँ पे इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल अलाउंस निकालेंगे। तो सवाल के अंदर मौजूद है कि आपका 12% ऑफ बेसिक पे, यानी 12% ऑफ बेसिक पे ये रहा, बेसिक पे ये रहा। तो इसका जो 12% है वो आपका मेडिकल अलाउंस है। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि आप इक्वल लगा दें, क्योंकि एक्सेल में हम कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो इक्वल से आपने इनिशिएट करना है। इक्वल लगाऊंगा। अब सबसे पहले मैं बेसिक पे को लूँगा, तो बेसिक पे यहाँ पे मौजूद है, तो बेसिक पे लूँगा और जितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना परसेंट है, ये है 12%, तो मैं डायरेक्ट 12% पूरा ही लिख देता हूँ और मैं हिट एंटर कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि ये वैल्यू सामने आ चुकी है। तो इसी तरह मैं इसको ड्रैग करूँ तो बाकी वैल्यूज ये खुद ब खुद निकाल देगा। इसी तरह फिर हम हाउस रेंट निकालेंगे। अब हाउस रेंट की लॉजिक भी यहीं इसी तरह की है। इसमें यह बताया गया कि जो हाउस रेंट है वो बेसिक पे का 40% है। तो वहीं आपने दोबारा वही वाला काम करना है, बेसिक पे को लेना है। इस बार 12 की जगह आपने 40% से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं मल्टीप्लाई बाई 40% कर देता हूँ। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे तो बाकी वैल्यूज़ मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास ग्रोस पे आएगा। और सवाल को अगर आप नीचे सवाल को गौर से देखें तो यहाँ पे इसने इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब ग्रोस पे यानी सम है, 3 चीज़ों का सम है, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट का सम है। तो मैं इसको सम कर दूंगा। तो मैं करूँगा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं ये बेसिक पे ले लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस को लेना है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। और तीसरे में हमें हाउस रेंट लेना है, इसको भी ऐड करके एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास इसका सम आ जाएगा जो मेरा ग्रोस पे कहलाएगा। अब मैं नीचे इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड नीचे अगर आप सवाल में देखें तो टैक्स से रिलेटेड इसने एक सवाल किया है। सवाल ये किया है कि जिसका ग्रोस पे, यानी ग्रोस पे का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, तो इस कॉलम के अंदर यानी जिसकी वैल्यू 15,000 यानी जिसका ग्रोस पे 15,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, यानी 4% लगेगा। अगर यानी 15,000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर उसके ऊपर 3% लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसने सवाल में कहा है कि आप इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू इफ़ फंक्शन को यूज़ करूँगा और मैं ग्रोस पे की वैल्यू के हिसाब से देखूँगा। तो ग्रोस पे की वैल्यू को लूँगा और मैं कहता हूँ कि अगर ये ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, 15,000 से, सही है। तो ये क्या होगा, तो इसमें मैं इसकी वैल्यू का कितना परसेंट मल्टीप्लाई कराऊँगा, मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा 4%, 4% में मल्टीप्लाई कराऊँगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये कंडीशन लेट सपोज अगर उसकी जो ग्रोस पे अगर वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होती है तो फिर मैं कोमा लगा के दूसरी कंडीशन दूंगा। मैं कहूँगा कि जो आपका ग्रोस पे है उस पर कमीशन कितना लगेगा, उस पर लगेगा 3%। तो मैं 3 लगा दूंगा और परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। और अब आपने ब्रैकेट खोली है तो ब्रैकेट को आप क्या करें, क्लोज करें और एंटर दबा दें। तो आपके पास यहाँ पर टैक्स निकल के आ चुका है। तो बाकियों का टैक्स आप खुद निकाल सकते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं, ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप नेट पे निकालेंगे तो नेट पे के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रोस पे की वैल्यू के साथ टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू के साथ, यानी पहले आपने इज इक्वल टू दबाना है, इज इक्वल्स टू देन ग्रोस पे देन माइनस, फिर आपने क्या करना है, टैक्स को माइनस कर देना है। अब उसके बाद हिट एंटर, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई जो आपका नेट पे हैगा। तो मैं इसको नीचे करूँगा ड्रैग, तो मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब लास्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट 5, उसमें भी अगेन इन्होंने कहा है कि आपने इफ फंक्शन को यूज़ करना है। और ये कहा है कि जो इसका नेट पे, अब यहाँ पे नेट पे की बात आ रही है, ये कहा है कि अगर जिसका नेट पे यानी 15,000 से ज़्यादा है तो आपने उसको क्या देना है, उसको आपने ग्रेड 1 असाइन करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी उसका जो नेट पे 15,000 से कम होता है यानी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको आपने ग्रेड 2 असाइन करना है। तो इसकी लॉजिक भी बिल्कुल वही टैक्स वाली लॉजिक है। आपने अगेन क्या करना है, इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है और नेट पे को लेना है, क्योंकि उसने नेट पे के हिसाब से बात की है। मैं कहूँगा ग्रेटर देन, और उसके बाद ग्रेटर देन कितना, 15,000 की बात हुई है तो 15,000 लिख दूंगा, कोमा करूँगा। अगर नेट पे ग्रेटर देन 15,000 होता है तो हमें कौन सा ग्रेड असाइन करना है, ग्रेड 1 असाइन करना है। तो मैं ग्रेड 1 असाइन कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी वैल्यू 15,000 से बड़ी नहीं होती है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यानी अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी, यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो दूसरे कॉमे के बाद जो वैल्यू होगी वो चलेगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, ग्रेड 2 कर दूँगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं एंटर का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रेड 1 आ रहा है। अब बाकी भी ये खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं बाकी सारे क्या आ रहे हैं, ग्रेड 1 ही आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो प्रैक्टिकल 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं जो रिलेटेड है एक्सेल से।
तो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक पूरा टेबल मौजूद है जिसमें वर्कर टाइप मौजूद है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम्स हैं, डेज वर्कड हैं, आवर्स वर्क पर डे हैं, टोटल आवर्स वर्कड हैं, वर्क चार्जेस पर आवर है, ग्रॉस अमाउंट है, उसके बाद इनकम टैक्स है। तो इनमें से आपके पास 3 कॉलम ऐसे हैं जो खाली हैं जिन्हें आपने खुद यहाँ पे मालूम करना है। तो आप अगर नीचे क्वेश्चन की तरफ देखें तो वहाँ पे आपके पास टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। तो मैं बारी बारी से करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं टोटल आवर्स वर्क की बात करते हैं। तो अगर टोटल आवर्स वर्क की बात करें तो सबसे पहले अगर आप यहीं पे देखें तो आपको सवाल के अंदर ही फॉर्मूला दिया हुआ है। सवाल के अंदर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि मतलब आप डेज वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स वर्क पर डे को, तो आपका टोटल आवर्स वर्क बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या करें, इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक्सेल में कैलकुलेशन जब भी इनिशिएट करते हैं तो इक्वल लगाना लाजमी होता है। तो मैं इसको यहाँ से ये लूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, इसके साथ, आवर्स वर्क पर डे। तो ये बराबर हो जाएगा टोटल आवर्स वर्क। तो मैं एंटर दबाऊँगा, इसके बाद इसको ड्रैग कर दूँगा। तो ये काम मेरा यहाँ पे हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल इसी तरह अब मैं ग्रॉस अमाउंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ग्रॉस अमाउंट में आपके पास जो काम करना है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर टोटल आवर्स वर्क जो आपने निकाला है और वर्क पर आर यानी वर्क चार्जेस पर आर की भी बात हो रही है। तो इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपकी ग्रॉस अमाउंट बनेगी। तो अगेन हम यही वाला काम करेंगे, इज इक्वल्स टू, और टोटल आवर्स वर्क को लेंगे और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, वर्क चार्जेस पर आवर से। तो इससे ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो बाकियों के लिए भी ये निकल के आ जाएगी। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स की तरफ। तो इनकम टैक्स इससे भी आसान है। इनकम टैक्स में क्या क्या लगाना है, यानी इनकम टैक्स में हमने 2% का इजाफा करना है, 2% इनकम टैक्स लगाना है ना। तो हम ना ग्रॉस अमाउंट के हिसाब से करेंगे। तो ग्रॉस अमाउंट हमारे पास जो है हम उसको लेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा इज इक्वल्स टू और ग्रॉस अमाउंट लूँगा। अब ग्रॉस अमाउंट को 2% से मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं मल्टीप्लाई 2%। अब मैं एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ रही है कि इनकम टैक्स इसका कितना बन रहा है। तो बाकियों का आप जब ड्रैग करेंगे तो बाकियों का आपके पास आ जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारे पास सवाल है उसमें यह पूछा गया कि आप ग्रॉस अमाउंट का एवरेज निकालें। तो अगर हम ग्रॉस का एवरेज अमाउंट निकालें तो ये बहुत आसान सा काम है। आपने क्या करना है, इसके नीचे आना है और आपने करना है इक्वल्स और उसके बाद एवरेज लिखना है। जब आप एवरेज लिखेंगे तो वो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी सजेस्ट करेगा। तो आप इसको क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप पहला लें और उसके बाद 2 डॉट लगा दें और लास्ट एलिमेंट को क्लिक करें। तो ये सारा आपका सिलेक्ट हो रहा है जो ग्रॉस अमाउंट से। तो हमने एवरेज लेना है, तो एवरेज के लिए आपने सबको ही लेना होगा। उसके बाद क्लोज कर देता हूँ, एंटर दबाएंगे तो ये चीज़ आपका क्या आ रहा है, एवरेज निकालना है। ये तो हमने इनकम टैक्स का भी एवरेज निकाला, लेकिन आपने जो एवरेज निकालना है वो खाली इसी चीज़ का निकालना है, ग्रॉस अमाउंट का। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव ऑलरेडी आपको आता है और उसके बाद इसका प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है। तो इसके अंदर आपके पास एक अटेंडेंस शीट है जहाँ पे आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। कलीम से स्टार्ट हो रहा है और हुनैना नाम के कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे एंड हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 10 है। और जाहिर सी बात है ये जो अटेंडेंस है ये 10 डेज़ की है, तो कुछ एब्सेंट्स भी हैं, कुछ प्रेजेंट्स भी हैं। अब हम यहाँ पर क्या परफॉर्म करेंगे, हम सवाल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल अटेंडेंस यूजिंग काउंटिव फंक्शन। तो आपने लगाना है काउंटिव फंक्शन टोटल अटेंडेंस के लिए, ताकि आपके पास खुद ब खुद नंबर ऑफ टोटल अटेंडेंस निकल के आ जाए। तो पहली वैल्यूज़ तो मुझे ऑलरेडी असाइन है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं दूसरे में आपको बताऊंगा कि मतलब आप एक दफ़ा फॉर्मूला सेट करें और बाकी वैल्यूज़ आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने करना है इक्वल्स, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सेल में आप इक्वल करते हैं जब भी आप कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। इक्वल करूँगा और उसके बाद मैं काउंट इफ़ करूँगा। जब मैं काउंट इफ़ करूँगा तो ये ऑलरेडी मुझे सजेस्ट करेगा, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब काउंट इफ़ करने के बाद जब ब्रैकेट खुलती है तो फ़ौरन आपने क्या करना है, आपने पूरी कंप्लीट रो, कोई भी एक रो जो इसके साथ ही है उसको आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट अटेंडेंस जहाँ तक एंड हो रही है, तो 10 डेज़ की अटेंडेंस है तो आखिरी 10 पे ही एंड हो रही है। इसके बाद कोमा लगाएं और आप काउंट कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ को काउंट करना चाह रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ़ प्रेजेंट्स को काउंट करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमास में आप क्या लिख दें, पी लिख दें, ताकि उसे आइडिया हो कि आप नंबर ऑफ़ प्रेजेंट्स के हिसाब से अटेंडेंस निकालना चाह रहे हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे जो टोटल प्रेजेंट है वो 2 ही है। अब बाकी नीचे के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी है, बाकी जस्ट ड्रैग करते हैं, आपके पास सारी अटेंडेंस निकल के आ जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब परसेंटेज की बात आ रही है, तो परसेंटेज तो बहुत ही सिंपल है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले टोटल अटेंडेंस लेनी होती है, तो मैंने ले ली टोटल अटेंडेंस। उसके बाद डिवाइड करना होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, ये तो 10 डेज़ की अटेंडेंस है, तो मैं करूँगा 10 से डिवाइड, और फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसकी परसेंटेज, यानी इसकी 10 डेज़ की अटेंडेंस की परसेंटेज आ रही है। तो अब मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगे। तो हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। पहला पार्ट काउंटिंग फंक्शन से टोटल अटेंडेंस निकाला, और उसके बाद हमने परसेंटेज भी निकाला। अब तीसरा पार्ट है यहाँ पे सॉर्ट द टेबल ऑन टोटल अटेंडेंस एंड नेम, यानी ये कह रहा है कि आप अपने टेबल को सॉर्ट करें। टेबल को सॉर्ट करें दो चीज़ों के ऊपर, सबसे पहली चीज़ टोटल अटेंडेंस, और दूसरी चीज़ है आप नेम के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको एक आसान सा तरीका सिखाता हूँ। आप अपने पूरे टेबल को पहले सेलेक्ट कर लें। देखें, मैं पूरे टेबल को पहले सेलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। जैसे ही अगर आप सिलेक्ट करें, उसके फ़ौरन बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, तो आप इसको क्या करें, क्लिक करें। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आता है। आपने ये नहीं करना है A to Z या Z to A, आपने करना है कस्टम सॉर्ट और फिल्टर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो कस्टम सॉर्ट को आपने क्या करना है, क्लिक करके खोलना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं किस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आप टोटल अटेंडेंस पे करें। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल अटेंडेंस, अगर आप देखें जितने भी कॉलम्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं टोटल अटेंडेंस को सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये आपकी मर्ज़ी है, आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाह रहे हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू ये चीज़। और सेल वैल्यूज़ को आपने सेल वैल्यूज़ ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं करनी है आपने। उसके बाद लेवल 2 में आपने क्या करना है, एक और करना है। उसने खाली अटेंडेंस का नहीं कहा, उसने कहा कि नेम में भी आपने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। तो नेम में सॉर्टिंग करनी है, तो मुझे सबसे पहले नेम का कॉलम, ये देखें यहाँ रोल नंबर का भी आ रहा है, लेकिन रोल नंबर का उसने नहीं कहा है, मुझे सिर्फ नेम का कहा है, तो मैं नेम का भी सिलेक्ट करूँगा। और सेल वैल्यूज़ को सेल वैल्यूज़ ही आपने क्या करना है, रहने देना है। और इसके बाद इसको मैं A to Z ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये आपका सॉर्टिंग अप्लाई हो चुका है आपके अटेंडेंस कॉलम में भी और आपके नेम के कॉलम में भी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रैक्टिकल नंबर 3 का पार्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 और उसका पार्ट भी, जिसका ताल्लुक एक्सेल से है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है। सवाल में ये बताया जा रहा है कि आपने यूजिंग स्प्रेडशीट क्रिएट अ यूटिलिटी बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग। यानी हम यहाँ देखें टेबल के नीचे कुछ सवालात भी दिए गए हैं। एंटर अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूनिट कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 8.25 दिया हुआ है। इसके बाद कंप्यूट द सरचार्ज एज 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कंप्यूट द अमाउंट ड्यू एज, फिर नीचे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और इस टेबल को फिल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर सबसे पहले मीटर नंबर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, हर घर का कोई ना कोई मीटर नंबर होता है, तो इसी तरह मीटर नंबर यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आपके प्रीवियस यूनिट्स मौजूद हैं और ये करंट यूनिट्स मौजूद हैं। जब हम यूनिट्स कंज्यूम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि हम करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, यानी करंट यूनिट और प्रीवियस यूनिट को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स कंज्यूम आती हैं। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा इज इक्वल्स टू, और मैं सबसे पहले करंट यूनिट लूँगा, देन माइनस करूँगा। किससे माइनस करते हैं हम लोग, प्रीवियस यूनिट से। तो मैं प्रीवियस यूनिट को क्लिक करूँगा, मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 214। अब नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो खुद ब खुद दूसरी की भी निकल के आ जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालने के लिए इन्होंने ऑलरेडी हमें बताया था कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ RS 8.25 है। तो अगर ये 8.25 है तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालेंगे तो इसके लिए सिंपल सा आपने एक काम करना है कि जो यूनिट आपने कंज्यूम किया है उसको 8.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू से स्टार्ट करूँगा। मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक्सेल में हम कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो इक्वल से ही स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले यूनिट्स कंज्यूम लूँगा और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, 8.25 से। तो 8.25 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरे पास बाकी वैल्यूज़ भी निकल के आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ला दिए। इसके बाद फिर हम आते हैं सरचार्ज की तरफ। तो सरचार्ज, अगर हम सरचार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लें तो आपको समझ में आएगा। कंप्यूट द सरचार्ज, यानी पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। कंप्यूट द सरचार्ज एज 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी ये कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना, इसका 15% है, 15%। तो लास्ट प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको बताया था कि जिसका परसेंट होता है हम उसी से उस परसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाती है। तो हम इसमें करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है, यानी सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लूँगा। अब इसने बताया कि इसका 15% है। पार्ट 3 में अगर आप गौर से देखें इसने बोला 15% है। तो 15% है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा किसको, 15% को।
तो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है वो सरचार्ज की आ जाएगी। आप इसी तरह इसको ड्रैग कर लें तो बाकी वैल्यूज़ भी आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास अमाउंट पेएबल है। जब हमें अमाउंट पेएबल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और सरचार्ज को आपस में ऐड करते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग राउंड का फंक्शन लेंगे और इसमें 1 डेसिमल प्लेस फंक्शन के लिए सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये करना है, आपने लिखना है इज इक्वल्स टू और लिखना है राउंड। जब आप राउंड करेंगे तो यह आपको खुद ही सजेस्ट करेगा ये फॉर्मूला। जब आप राउंड करोगे उसके बाद आप जो वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये लेंगे और उसके बाद प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद फिर आप सरचार्ज की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था अमाउंट पेएबल के लिए हम हमेशा दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, कोमा करेंगे और 1 डेसिमल प्लेस हमने सेट करना है तो मैं 1 लगा दूंगा और इसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। जब मैं क्लोज़ कर दूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी अमाउंट पेएबल की। आप इसको ड्रैग कर लें तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने इसकी प्रिंट कॉपी निकालनी है तो कंट्रोल P करके आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं।